हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। तो जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल में, उनके लिए मेरा शॉर्ट इंट्रो। तो मेरा नाम आकांक्षा है, मैं क्रोएशिया की कैपिटल सिटी जाग्रेब में रहती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीआरसी कार्ड में फैमिली रियूनिफिकेशन की प्रोसेस क्या है। मतलब कि टीआरसी कार्ड में आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने स्पाउस वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जो कि ब्लू कार्ड पे आप कैसे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं उसके ऊपर है। बेसिकली ब्लू कार्ड के ऊपर फैमिली रियूनिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो है। तो अभी जो ये वाला वीडियो है वो है टीआरसी के ऊपर फैमिली रियूनिफिकेशन कैसे प्रोसेस करेंगे आप। लाइक कि टीआरसी के ऊपर आप अपने स्पाउस को कैसे बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप ब्लू कार्ड अगर आपके पास है और आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा पे अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लीजिए और यहाँ पर आने के बाद उनके आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब आपकी फैमिली पहले आ जाती है यहाँ पर, इसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पर रह कर ही, मतलब फैमिली आपके यहाँ रहती है और यहीं से आप अप्लाई करते हो रेजिडेंस कार्ड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है और आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। लाइक कि आपको इंडिया में ही रहते हुए, लाइक कि आप पहले अपनी फैमिली को यहाँ नहीं बुलाएंगे, इंडिया से ही उनको अप्लाई करना पड़ेगा रेजिडेंस कार्ड के लिए। लाइक कि उनका पहले रेजिडेंस परमिट अप्रूव होगा और इसके बाद फिर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर वो यहाँ आएंगे। तो मतलब प्रोसेस थोड़ी उल्टी हो गई। पहले वहाँ पर उनका रेजिडेंस अप्रूव हो गया, फिर इसके बाद उनका वीज़ा लगा, वीज़ा का भी टाइप डिफरेंट रहता है और फिर वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी मैं वीडियो को शुरू करूँगी तो आपको फिर डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, जो ब्लू कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। लाइक वो प्रोसेस मैंने खुद फॉलो की थी यहाँ पर आने के लिए। टीआरसी के ऊपर फैमिली रियूनिफिकेशन वाला ये जो वीडियो आज मैं आपके सामने ला रही हूँ, ये प्रोसेस मेरी खुद की एक्सपीरियंस नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये प्रोसेस मुझे मेरे जानने वालों ने बताई है, जिन्होंने टीआरसी कार्ड में अपनी फैमिली को बुलाया है। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल फुल प्रूफ है। लाइक उन्होंने भी अपनी फैमिली को बिल्कुल इसी प्रोसेस से बुलाया है, मतलब यही प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। और देखिए, जब भी आप प्रोसेस करने कोई भी, मतलब लाइक वीज़ा प्रोसेसिंग हो या रेजिडेंस कार्ड की प्रोसेसिंग हो, तो उसमें क्या होता है ना, एक बार आप प्रोसेस करना शुरू कर दो ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे वेरी होती हैं। तो प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकता है कि आपसे वो कुछ एडिशनल और डॉक्यूमेंट्स मांग लें। जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो चीज़ें तो लगेंगी ही, बट हो सकता है कुछ एडिशनल चीज़ें भी मांगे। तो फिर वो तो आपको वो गाइड करते जाते हैं। जब आप एक बार प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाते हो ना, तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे होती जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बीच बीच में भी मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगी और एंड में भी मैं आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी जब आप रेजिडेंस कार्ड की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट स्टेप, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आपको पहले मेल करनी है क्रोएशियन एम्बेसी को, जो कि इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो मेल का फॉर्मेट और कहाँ मेल करना है ये मैं आपको दे दूंगी, आप आराम से पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उस मेल में आपको मेल किसके साइड से करनी है, तो ये मेल होगी स्पाउस की साइड से, जो कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आने वाला है। सपोज किसी का हस्बैंड यहाँ रह रहा है और उसको अपनी वाइफ को बुलाना है इंडिया से, तो ये मेल वाइफ की तरफ से जाएगा क्रोएशियन एम्बेसी को, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में है। बेसिकली उस मेल में यही लिखना है कि आप आपके हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते हैं, टीआरसी में टीआरसी कार्ड है उनके पास, आपको अपना पासपोर्ट नंबर, इन केस आपका बच्चा है तो उसका पासपोर्ट नंबर लिखना है और रिक्वेस्ट करना है कि वो उनको परमिशन दें कि वो रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। और साथ ही साथ वो आपको वीएफएस की डेट दें जहाँ पर आप जाके अपना फॉर्म सबमिशन, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीएफएस में आपको कोई भी बिना एम्बेसी के मेल के एंटरटेन नहीं करता है, तो जब आपको एम्बेसी वाले परमिशन दे देंगे ना कि आप वीएफएस में जाके अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप जा सकते हैं वीएफएस में, तभी आपको वीएफएस में लाइक आपकी पूरी प्रोसेस शुरू करेंगे वो, ठीक है। तो आपको मेल में यही लिखना है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, और मैं और मेरा बच्चा, इनकेस बच्चा है, तो हम लोग फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे परमिशन दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो मुझे वीएफएस की अपॉइंटमेंट की डेट दे दीजिए।
ठीक है। तो ये मेल का फॉर्मेट मैं भी आपको डालूंगी, तो उसमें आपको ये आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसको क्लिक कर लीजिएगा और वही मेल का फॉर्मेट आप रख के आप एम्बेसी को मेल करिएगा। अब एम्बेसी इतना जल्दी रिप्लाई नहीं करती है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने मेल किया और शाम को आपको एम्बेसी का रिप्लाई आ जाए। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि आपको रिमाइंडर भेजते रहना है। हो सकता है एम्बेसी 1 महीने बाद रिप्लाई करे, ठीक है, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आपको जो आपने मेल सेंड किया ना, उसको रिमाइंडर मतलब उसका ही रिमाइंडर आपको भेजते रहना है, उसको दोबारा से फॉरवर्ड कर करके, ताकि उनके एक उसमें आ जाए कि मेल इनकी तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा है। प्लस आपको अपने एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, सपोज किसी के हस्बैंड यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो एम्प्लॉयर है ना, उनके थ्रू भी कॉल कराते रहना है इंडिया में जो क्रोएशियन एम्बेसी है, कि भाई ये हमारा एम्प्लॉई है और इसको अपनी फैमिली को बुलाना है, इन्होंने आपको मेल की हुई है, तो आप प्लीज़ प्रोसेस शुरू कीजिए। तो आपको हर तरफ से एक कहना चाहिए एक प्रेशर डालना है उनके ऊपर, अपने एम्प्लॉयर से भी कॉल कराना है, प्लस आपको मेल का भी रिमाइंडर भेजते रहना है। मेरे हिसाब से जो कि मेरी फ्रेंड है ना, उसने मुझे प्रोसेस बताई है। उसने मुझे ये कहा कि आप एक काम कर सकते हो कि आप एक अलग से मेल आईडी क्रिएट कर लो अपने लिए, मतलब एक ऐसा मेल आईडी जिस मेल आईडी से हमेशा मेल जाएगी, और वो मेल आईडी पर्टिकुलरली आप मतलब इस प्रोसेस के लिए रखो कि एम्बेसी से कोई मेल आ रहा है या फिर आप मेल भेज रहे हो एम्बेसी को, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें। और हमेशा मेल जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आने वाला है ना, उसकी तरफ से ही जाएगा। लाइक वाइफ आने वाली है तो ये मेल उसकी तरफ से ही, उसके नाम से ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड अपनी वाइफ के बिहाफ में मेल कर रहा होगा क्रोएशियन एम्बेसी को दिल्ली में, वाइफ की तरफ से ही मेल जाएगा हमेशा, ठीक है। भले ही वो हस्बैंड ही कर रहा हो या फिर वो वाइफ ही कर रही हो, लेकिन जाएगा वाइफ के नाम से ही मेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपको रिप्लाई आ जाए। पहली बात तो ये, तो पेशेंस रखना है, पेशेंस से काम करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी जो मैं आपको मेल का फॉर्मेट दे रही हूँ, उसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर उसको आप उसी तरीके का मेल टाइप करके आप एम्बेसी को भेजेंगे। डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी है, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट दे रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपका जो मेल है उसका फॉर्मेट, और ये मेल जाएगा अप्लीकेंट की तरफ से, मतलब कि अगर आपके हस्बैंड यहाँ क्रोएशिया में जॉब कर रहे हैं और वाइफ के लिए आप वीज़ा अप्लाई, रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वाइफ की तरफ से ये मेल जाएगा। और बेसिकली सारी डिटेल्स डालनी है अपने हस्बैंड की, आपको सारी डिटेल डालनी है, कहाँ जॉब करते हैं, उनका OIB नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीज़ें, और वैलिडिटी क्या है उनके TRC कार्ड की, और जो CC में आप अपने हस्बैंड का मेल ID डालेंगे। और इसके अलावा सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है। कॉपी ऑफ स्पाउस रेजिडेंस परमिट, मतलब कि आपके हस्बैंड का जो रेजिडेंस परमिट है उसकी कॉपी डलेगी, आपके हस्बैंड के पासपोर्ट की कॉपी डलेगी, आपके पासपोर्ट, आपके बच्चे के पासपोर्ट की यहाँ पर आपको कॉपी अटैच करनी है इस मेल में, ठीक है। और आप इसमें ये लिख रहे हो कि VFS की अपॉइंटमेंट दे दें, मतलब अप्रूवल भी दे दें और अपॉइंटमेंट भी दे दें अगर वो अप्रूव कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मेल आपको भेजनी है एम्बेसी को, और एम्बेसी का तो मेल ID आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई ही दे रहा है, तो इसी मेल ID में आपको ये सेंड करना है। नीचे आपको अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी मेल एम्बेसी को चलो मिल गई, और इसके बाद आपको वेट करना है कि एम्बेसी की तरफ से आपको रिप्लाई आए। रिप्लाई जल्दी भी आ सकता है, रिप्लाई लेट भी आ सकता है, इसका मुझे कोई पता नहीं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन एम्बेसी कि वो कितना जल्दी आपको रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो जब आपको एम्बेसी की तरफ से उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए, और अगर आपने पहले ही फर्स्ट मेल में ही परमिशन उनसे मांगी थी कि आपको VFS की डेट भी दे दे वो, तो बेसिकली एम्बेसी वाले क्या करते हैं, VFS की डेट एक दिन की नहीं देते, वो स्लॉट देते हैं। लाइक अब 20 से 25 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन VFS दिल्ली या फिर जो भी आपके नियरेस्ट VFS होगा वहाँ पर चले जाइए, मतलब वो बताएंगे स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जबकि भी वो डेट देंगे ना, तब उनमें से किसी भी एक डेट पे VFS जाना है, और आपको वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैं भी आपको वो लिस्ट दूंगी, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट वो लिस्ट ऑटोमेटिकली आपको एम्बेसी की तरफ से भी आएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगी लिस्ट, तो उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रखना, ताकि लेट ना हो। सपोज एम्बेसी ने नेक्स्ट वीक की ही दे दी आपको डेट, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। तो डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें हैं जिसकी मैं अभी आपको लिस्ट लगा दूंगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मैं आपको फॉर्मेट दूंगी, तो वीडियो को पॉज करके उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो एक फॉर्मेट है, उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है सारी, ठीक है। और इसके अलावा आपका बेसिकली जो भी चीज़ें हैं उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो लिस्ट क्या है डॉक्यूमेंट की वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, एक चीज़ है कि आप जब ये प्रोसेस शुरू करें ना, उससे पहले आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। बच्चों का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके स्पाउस आ रहा है तो उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बच्चे मतलब कि 18 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पहले से ही अप्लाई कर दीजिए। प्रोसेस आप प्रॉपर वाली फॉलो करिएगा, मतलब कहीं थाने से जाके मत बनवाइएगा। आप पासपोर्ट ऑफिस से जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है ना, वही जो कि आप पासपोर्ट वाली साइट में जाके अप्लाई करते हो ना, वही वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो आप उसकी प्रोसेस भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 15, 20 और 25 डेज लग जाते हैं कई बार। तो वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल करवा लीजिएगा। आप अगर इन केस ऑफ स्पाउस है तो स्पाउस का जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल करवा लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर बच्चा आ रहा है साथ में तो बर्थ सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराना ज़रूरी है। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज में है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसका इंग्लिश सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करा लें। ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। दिल्ली में सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेटर जो हिंदी से इंग्लिश या मराठी से इंग्लिश करते हैं वो बहुत हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से सर्च करिएगा, आपको पक्का से मिल जाएगा। और मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कई बार बताया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका किसी और लैंग्वेज में बर्थ या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसका ट्रांसलेशन करा के पहले से ही अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा रहता है ना कि आपकी कोई चीज़ अटके नहीं, इसके लिए आप पहले से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दो। तो आपको 3 चीज़ें अपोस्टाइल करानी है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का इन केस वो 18 साल से कम एज का है तो आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करा के लगाना है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपने अपोस्टाइल करा के पहले से रख लिए, ठीक है। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रही हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको कवरिंग लेटर जो है ना उसका भी आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये बेसिकली जब आपको एम्बेसी रिप्लाई करती है ना आपके मेल का, और आपको जब वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट देती है ना, तो साथ में वो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराती है। और मैं सजेस्ट ये करूँगी कि अगर आप अपने साथ अपने बच्चे के लिए भी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फ़ाइल बनाइएगा। तो फाइल में शुरुआत में है टीआरपी का एप्लीकेशन फॉर्म 1A लगता है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो फॉर्म 1A आपको लेना है, या आपको वीएफएस क्रोएशिया की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वो साइट शायद से सर्वर डाउन चल रहा है तो मैं अपलोड कर नहीं पा रही हूँ उसको, मतलब उसकी लिंक भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ। तो फॉर्म 1A होता है, उसको आपको भर के ले जाना पड़ता है। साथ में आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा कवरिंग लेटर जो कि मैं आपको अभी आगे प्रोवाइड कराऊंगी। आईडी प्रूफ ऑफ इनवाइटी, मतलब अगर वाइफ आ रही है डिपेंडेंट वीज़ा पे तो यहाँ पर हस्बैंड की आईडी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी और उनका जो टीआरसी कार्ड है ना उसकी कॉपी लगेगी। प्रूफ ऑफ स्टे, मतलब कि जो क्रोएशिया में जहाँ पर उन्होंने घर लिया होगा ना उसका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अपोस्टाइल चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए बच्चा अगर आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स चाहिए, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए इनवाइटी का, मतलब कि अगर आपके हस्बैंड यहाँ क्रोएशिया में जॉब कर रहे हैं ना तो उनकी सैलरी स्लिप चाहिए लास्ट 3 मंथ की, और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, बायो पेजेस की, जो अप्लीकेंट है मतलब कि आपका और आपके बच्चे का दोनों का ही पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी चाहिए, बायो पेजेस की। तो ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट जो कि आपको अरेंज करने हैं, और आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग से ही बनाने हैं। लाइक कि अगर आपका बच्चा भी साथ में जा रहा है ना तो आपको उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, उसके लिए एक फॉर्म भरना है, साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं मैरिज सर्टिफिकेट छोड़ के। और आप अपने लिए तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाओगे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाओगे, है ना। ये है कवरिंग लेटर जो कि आप साथ में अटैच करोगे फॉर्म के, तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। कवरिंग लेटर बेसिकली हस्बैंड इनवाइटी की तरफ से होगा जो कि आपको इनवाइट कर रहा है स्पाउस वीज़ा पे, ठीक है। तो आपके हस्बैंड की बेसिकली इसमें डिटेल होगी सारी, और उनको ही सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी है, अपना OI, अपना पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें, और उनके और आपके दोनों के साइन होंगे इसमें। तो ये रहा आपका कवर लेटर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा 2-3 और डॉक्यूमेंट्स लगाइए ताकि आपकी एप्लीकेशन जो रेजिडेंस परमिट के लिए है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसमें आपको अटैच करना है ऑफ़र लेटर इनवाइटी का, मतलब कि आपके हस्बैंड का ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर।
इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट किसी और लैंग्वेज में है ना तो उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ज़रूर लगा दीजिए। सब लगाने से आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लाइक उनके पास सारे एविडेंस होने चाहिए कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर एंड एवरीथिंग उनके पास होगा, तो उनके लिए ईजी होगा प्रोसेस करना और वो जल्दी प्रोसेस भी कर पाएंगे। अब आपका सारा फाइल रेडी हो गया तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि जैसे कि आपको एम्बेसी से मेल आ गई, आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके इस तारीख से इस तारीख के बीच में VFS जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेल जो आपको एम्बेसी की तरफ से आ रहा है ना, उसका आपको प्रिंट आउट हमेशा रखना है, ठीक है। तो जब भी आप VFS जा रहे होगे ना तो वो प्रिंट आउट आपको फाइल में लगाना है। तो अगर आप जो फैमिली को बुला रहे हो तो उसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी सबके लिए डिफरेंट फाइल बनाइए। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कभी भी मिक्स मत रखिए। लाइक अगर वाइफ के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कई सारी चीज़ें लगी हैं तो बच्चों के भी डॉक्यूमेंट में को भी अलग अलग से उनकी फाइल बनाइए, ठीक है। तो बच्चों की में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो नहीं लगेगा, लेकिन जो पापा से रिलेटेड, लाइक कि आप इन्वाइटी हैं, अगर आप सपोज किसी के हस्बैंड यहाँ रह रहे हैं, अब वो इनवाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, तो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स बच्चे के में भी फाइल में भी लगेंगे और वाइफ की फाइल में भी लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट सेपरेट दोनों की फाइल में अलग अलग लगाइए, मतलब दोनों की अलग अलग फाइल बनाइए। और जो मेल एम्बेसी से आ रहा है उनका प्रिंट आउट पक्के से रखना है, क्योंकि वही मेल आप वहां जाके दिखाओगे VFS में, तभी वो आपको एंटरटेन करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगती है। तो मेरे केस में और मैंने जितने भी लोगों से पूछा है ना, सबके केस में यही हुआ है ना कि वो जो फोटो हम बाहर से खिंचा के लेके जाते हैं ना वो हमेशा रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो आप बेटर ये होगा कि आप वहीं जाके खिंचवाओ फोटो, और VFS में खिंच जाती है फोटो। वो कुछ चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, बट वो उनका 80% फेस होता है, आना चाहिए फोटो में, तो वो उसी तरीके से खींच के देते हैं। तो या तो आप साथ में लेके जो एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप VFS में खिंचवा लो। साथ में फॉर्म 1A लगता है, ठीक है। वैसे तो आपको एम्बेसी की तरफ से मेल आएगा तो उसमें सब स्पेसिफाइड रहेगा, लेकिन फॉर्म 1A लगता है जिसको आपको पूरा फिल करके ले जाना होता है, साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं वो अटैच करके। तो फॉर्म 1A आपके लिए लगेगा, फॉर्म 1A आपके बच्चे के लिए लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग दोनों की फाइल बनानी है आपको, बच्चे की भी अपनी भी, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म लगेंगे, और एक में आपकी फोटो लगेगी, एक में आपके बच्चे की फोटो लगेगी, ठीक है। अच्छा, फीस जो होती है वो 7,000 या 8,000 ऐसा कुछ है, जो कि एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चे 13 साल से कम के हैं ना तो बच्चों के लिए फीस नहीं लगती है। तो अगर तो फीस भी 7-8 हज़ार करीब है। एग्जैक्ट फीस मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगी। हो सकता है थोड़ी बहुत उससे वेरी करे, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो बता रही हूँ वो एग्जैक्ट वही लगेगी। प्लस VFS के कुछ चार्जेस होते हैं, तो लमसम 15,000 रुपये लग जाते हैं। अगर आप अपना मतलब वाइफ और बच्चा 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो लमसम 15,000 लगते हैं, ठीक है। पर आपको मैं बोलूँगी कि आप 20,000 तक कैश कैरी करके जाना, ठीक है, जिस दिन आप VFS के अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो। इतना आप लेके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हो, क्योंकि कम नहीं होना चाहिए। कार्ड वगैरह आप कैरी कर सकते हो कि इनकेस अगर थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार ऊपर नीचे है तो आप जाके निकाल लो, क्योंकि वो इतना टाइम देते हैं आपको कि आप जाके निकाल के आ जाओ। लेकिन आप 20,000 कैश कैरी करना। 14-15,000 तक अमाउंट लग जाता है, क्योंकि 7 या 8,000 करीब फीस होती है VFS की, प्लस वो VFS के चार्जेस लेते हैं कुछ कुरियर वगैरह के इन्फॉर्मेशन के, तो वो इतना लगता है अमाउंट, ठीक है। तो जब आप अभी क्या अप्लाई कर रहे हो, अभी आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं ये भी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो ठीक है। रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म 1A प्लस साथ में जो एम्बेसी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो लगा के आपको VFS के ऑफिस जाना है। जब आप जिस दिन आपकी VFS के ऑफिस आप पहुंचे, सपोज कोई स्लॉट मिला है आपको 20 से 25 के बीच का, तो आप किसी एक दिन गए, ठीक है, वहाँ पर आपने मेल दिखाई और फिर वो आप अंदर गए, तो आपकी फाइल सबमिशन होगा, वो आपसे फीस लेंगे। एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो भी फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी मेल आईडी आप प्रोवाइड करा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ताकि जब भी वहाँ से रिप्लाई आए, VFS की तरफ से कोई मेल आए ना, या फिर फ़ोन या मैसेजेस आए ना, तो वो आपको मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो वो आपको मेल्स या फिर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है उनकी तरफ से, ठीक है। दूसरा कि वहाँ पर आप जाएंगे, अपनी फाइल सबमिशन करेंगे ना, तो अगर आपका बच्चा छोटा है ना तब भी आप उसको लेके जाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक होता है और फेस स्कैन होता है। तो मतलब ये मत करिए कि बच्चे को साथ में मत लेके रहिए, बच्चे को ले जाना ज़रूरी है। इन केस की मतलब ज़रूरत पड़ ही जाए तो बच्चे को साथ में लेके जाइए। और जिस दिन आपका फाइल सबमिशन हो जाएगा ना,
इसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस शुरू होती है। तो अभी आपकी वीएफएस में फाइल सबमिट हो गई, बायोमेट्रिक हो गया, फीस सबमिट हो गई। अब ये प्रोसेस आपने कर दी, अब इसके बाद आपको वेट करना है। तो इसके बाद होता क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने तो फाइल सबमिट कर दिया, अब आपकी फाइल जाएगी एम्बेसी, क्रोएशियन एम्बेसी जो कि इंडिया में है। क्रोएशियन एम्बेसी वो फाइल को भेजेगी यहाँ पर क्रोएशिया फाइल शायद से वो पूरी प्रॉपर मतलब स्कैंड कॉपी नहीं भेजते हैं, एज इट इज़ फाइल आती है, तो उसमें टाइम लगता है, लाइक मे बी 1 महीने लग जाते हैं। तो वो फाइल यहाँ पर आएगी, यहाँ पर वो कहाँ पर आएगी, मूप के पास आएगी, MUP मूप। मूप क्या होता है, मूप यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इमिग्रेशन प्रोसेस को, मतलब सारी इमिग्रेशन प्रोसेस वही करती है, ठीक है। जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो भी वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो मूप ही करती है, ठीक है। तो मूप के पास जब आपकी फ़ाइल आएगी तो वो आपकी फ़ाइल को फिर आगे प्रोसेसिंग में लगा देगी। अब उनकी इंटरनल प्रोसेस क्या होती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जैसे ही मूव के पास फाइल आती है, इसके बाद वो जो भी आपने अपना एक रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड कराया होता है ना, जो जाग्रेब का, क्रोएशिया का, बेसिकली जहाँ पर भी आप रह रहे होते हैं ना, वहाँ का जहाँ का भी आपने रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड कराया ना, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर आपकी फ़ाइल भेजी जाएगी। और पुलिस स्टेशन से आपके हस्बैंड को कॉल आएगा, लाइक जो इन्वाइटी है ना उसको कॉल आएगा कि फॉर इंक्वायरी कि आपकी वाइफ या आपका बच्चा यहाँ पर आ रहा है। तो वो बेसिकली आपको बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में वो आपको बुलाएंगे, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में ले आने के लिए बोलेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स वो आपको खुद ही बताएंगे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो है, जो कि आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए इन केस अगर आपको लेट नहीं करना है तो वो डॉक्यूमेंट है, उनको फिर से मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट तो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया अपोस्टाइल करा के, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट जो वो मांग रहे हैं वो बिल्कुल करंट का चाहिए, मतलब कि अभी का बना हुआ चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके हस्बैंड क्रोएशिया में है और आप कहाँ पर हैं, इंडिया में, ठीक है। तो आप इंडिया जाके, जो स्पाउस है वो इंडिया में जाके नोटरी से ये पेपर बनवाएगा कि हाँ मेरी शादी इनसे हुई है और मेरी शादी को इतने टाइम हो गया है और इस डेट पे शादी हुई है, अभी भी हम शादी में हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल्स होगी उसके अंदर, ठीक है। सेम चीज़ हस्बैंड यहाँ पर करेंगे कि वो नोटरी में जाएंगे और वो सेम चीज़ें कहेंगे कि भाई मेरी शादी उनसे हुई है, इस तारीख को हुई है, इतने साल हो गए मेरी शादी को, और बच्चे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन कि इस शादी से हमें 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं और अभी भी हम इस शादी में हैं। यही बेसिकली लिखवा के नोटराइज होता है और आपके साइन होते हैं। तो आप यहाँ से बनवा के सबमिट करेंगे पुलिस स्टेशन में, और आपकी वाइफ इंडिया से आपको भेजेगी ये मैरिज सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी उसकी, ठीक है। तो दोनों की कॉपी आपको पुलिस स्टेशन वाले मंगवाते हैं। तो ये आपको लेके जाके देना है पुलिस स्टेशन में, जो ये एक डॉक्यूमेंट वो ये वहाँ पर मंगवाते हैं। इसके अलावा भी एक आध दो डॉक्यूमेंट वो मंगवा सकते हैं, उसके बारे में मतलब डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, लाइक कि जो भी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि एक आध दो चीज़ें वो एक्स्ट्रा मंगवा लें आपसे, बट वो ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो आपके पास होगी, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं मांगेंगे जो आपके पास नहीं होगा। जो बनवाने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपको कहीं से प्रिपेयर करवाने वाली होंगी, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो एक मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, एक तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए इंडिया वाला, और एक आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। ये मेरे केस में भी था, जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था ना, तब उन्होंने मूव से मुझे बीच में कॉल आई थी और उन लोगों ने कहा था कि आपको एक रीसेंट का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के अप्लाई करना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पर थे, तो हमारा एक ही में बन गया था, लाइक नोटरी में एक ही में हम दोनों ने साइन कर दिया था। लेकिन अभी आपकी वाइफ इंडिया से ही अप्लाई कर रही है, आप यहाँ पर हैं, तो वाइफ वहाँ से बनवाएगी, आप यहाँ से बनवाओगे, और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स की कॉपी आप पुलिस स्टेशन में सबमिट करोगे। अब पुलिस सारी इंक्वायरी करेगी, आपसे पूछेगी, आपका रेजिडेंस कार्ड देखेगी, सारी चीज़ें देखेगी। प्लस बैकग्राउंड में पुलिस आपके एम्प्लॉयर को भी कॉल करेगी, आपकी कंपनी में भी पूछताछ करेगी। ये इंटरनल प्रोसेस है उनकी, इसके बारे में मुझे इतनी डिटेल नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है, ये इतना पता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगी। मूव बेसिकली अपनी पूरी तसल्ली करेगी कि हाँ जो बंदा बुला रहा है और जो आ रहा है वो दोनों मतलब सही है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो वो अपना पूरी तसल्ली करेगी। जब लग जाएगा कि सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हैं, तो फिर वो आपका रेजिडेंस कार्ड अप्रूव कर देंगे, और आपका रेजिडेंस कार्ड बनवा के वो भेज देंगे क्रोएशियन एम्बेसी, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब आपका रेजिडेंस कार्ड बन के क्रोएशियन एम्बेसी दिल्ली पहुंच गया। अब आपको एम्बेसी से मेल आएगी
कि आपका रेजिडेंस कार्ड बन गया है, अप्रूव हो गया है, रेजिडेंस अप्रूव हो गया है, ये है इसका कार्ड, उसकी स्कैन कॉपी वो आपको भेजेंगे। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ चुका है, उनका मूव का सील लगा हुआ, साइन किया हुआ, मतलब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया है, ठीक है। और साथ ही में अगर एम्बेसी वालों को, अब जैसे कि आपको उन्होंने बता दिया कि आपका रेजिडेंस अप्रूव हो गया है, तो इस मेल के रिप्लाई में, मतलब आपको मेल तो हमेशा चेक करते रहना है कि कहीं से मेल आ रहा है कि नहीं, तो जैसे ही मेल आया वैसे तुरंत आपको रिप्लाई करना है कि अच्छा ठीक है, रेजिडेंस कार्ड आ गया, अब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से एम्बेसी को मेल करोगे कि आप मुझे प्लीज़ मेरा रेजिडेंस कार्ड आ गया है और ये रेजिडेंस कार्ड का नंबर है, पासपोर्ट नंबर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखोगे, और अब आप मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए डेट दे दो वीएफएस की। तो फिर आपको एम्बेसी से रिप्लाई में मेल आएगा जिसमें कि वो आपको फिर से एक डेट देंगे, वो भी आपका फिर से टाइम स्लॉट होगा कि आप इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में किसी भी एक दिन चले जाओ वीज़ा के लिए अप्लाई करने। तो एक बार तो आप वीएफएस गए थे रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करने, जहाँ पर आपने फॉर्म 1A लगाया था, साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अब आप सेकेंड टाइम जाओगे वीज़ा के लिए अप्लाई करने। अब यहाँ पर जो वीज़ा का टाइप है वो आपको एम्बेसी वाले खुद बताएंगे कि आपको इस वाले वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। एम्बेसी की मेल में डॉक्यूमेंट्स भी का भी लिस्ट होगा और वीज़ा का भी लिस्ट होगा, मतलब वीज़ा का कौन सा टाइप है वो भी बताएंगे। वैसे वीज़ा का होता है टाइप डी, जो आप वीज़ा टाइप डी के लिए अप्लाई करोगे, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है कि वीएफएस की साइट पर ही टाइप डी वीज़ा का फॉर्म मिल जाएगा। बट आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ पर ऑनलाइन ही वीज़ा भरवा रहे हैं, मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं वीज़ा का। तो आप एक काम कर सकते हो कि वीएफएस की साइट से फॉर्म वीज़ा टाइप डी निकाल लो, क्रोएशिया के लिए जो होता है, और उसको घर से भर के ले जा सकते हैं या फिर वहाँ पर भी जाके भर सकते हैं, ठीक है। तो घर से एक कॉपी भर के ले जाने में कोई बुराई नहीं है, उसमें आप अपने अच्छे से इन्फॉर्मेशन डाल दो और जब आप ऑनलाइन भर रहे होगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो टाइप डी वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है, उसमें भी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिर से लगाने पड़ेंगे। लाइक एक वीज़ा आप अपने लिए अप्लाई करोगे और इनकेस बच्चा भी है तो उसके लिए भी आप एक वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपको एम्बेसी वाले प्रोवाइड कराएंगे। एक तो आपका रेजिडेंस कार्ड बन के आ गया है तो उसकी कॉपी लगाओगे आप दोनों ही फाइल में, अपने बच्चे की भी अपने भी। और दूसरा जो डमी टिकट है, डमी टिकट लाइक कि अगर आपने ऑलरेडी करा रखी है टिकट तो कोई बात ही नहीं है। इनकेस अगर आपने भी प्लान नहीं किया है कि आप कब जाने वाले हो तो लमसम जब भी आप ट्रेवल करने वाले हो उस टाइम की आप डमी टिकट्स कटा के लगा दो, ठीक है। दोनों ही फाइल आप डिफरेंट बनाओगे, इस टाइम पे भी अपनी अलग, बच्चे की फाइल अलग, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा और जो भी आप और डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहो, मतलब रिलेटेड कि जितने डॉक्यूमेंट आपने पहले वीज़ा के टाइम रेजिडेंस कार्ड के टाइम पे लगाए थे ना, वही सारे डॉक्यूमेंट आप फिर से अटैच कर दो यहाँ। तो यहाँ पर वीज़ा फॉर्म टाइप डी वीज़ा अप्लाई करोगे आप इस बार, वैसे एम्बेसी वाले आपको ये मेल के थ्रू बताएंगे। इसके साथ पासपोर्ट फ़ोटो, इसके अलावा कॉपी रेजिडेंस परमिट की जो कि आपको एम्बेसी से मिल गई है, आपका परमिट अप्रूव हो गया है तो उसकी कॉपी। इसके अलावा कॉपी ऑफ इनवाइटी पासपोर्ट, मतलब आपके हस्बैंड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी ऑफ रेजिडेंस कार्ड ऑफ इनवाइटी, जो रेजिडेंस कार्ड आपके हस्बैंड का जो टीआरसी कार्ड है ना उसकी कॉपी लगेगी। इसके अलावा जो रेंट एग्रीमेंट, जो क्रोएशिया में जो उन्होंने घर ले रखा है उसका जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी कॉपी, ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी लगेगी। यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बजाज अलायंस, बहुत सारी कंपनियाँ हैं तो उसका आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, 3 महीने का कुछ होता है वो। इसके अलावा कॉपी ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट की जो कि अपोस्टाइल होगा। इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट किसी और लैंग्वेज में है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन की कॉपी। फाइनेंशियल्स वही जो आपने लास्ट टाइम लगाए थे, 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इसके बाद कवरिंग लेटर, डमी टिकट्स यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। सेम चीज़ें आप अपने बच्चे के लिए लगाएंगे, बस डिफरेंस क्या होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट की जगह, और बच्चे का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वीज़ा के फॉर्म के साथ लगाएंगे। फिर आपकी फाइल सबमिट करने के लिए आप जाओगे फिर से वीएफएस। अगेन वीएफएस में फ़ीस लगेगी, वो भी लमसम ऐसी ही है। बच्चे के लिए फ़ीस नहीं होती है और एडल्ट्स के लिए फ़ीस होती है जो कि 7-8,000 के अराउंड है, 8,000 से 8,200 करीब है, और प्लस वीएफएस के चार्जेस हैं, तो वो कुल मिला के 15,000 करीब होता है। बट से ऑन सेफ साइड आप 20,000 रखो, क्योंकि क्या पता फिर जब आप कर रहे हो प्रोसेसिंग तो कुछ फेयर में चेंजेस आए, लाइक कि फ़ीस में कुछ चेंजेस आ रहे हो, तो इतना कैश रखना चाहिए। फिर आप वीएफएस जाएंगे और आपका फिर से बायोमेट्रिक होगा, आपकी फ़ाइल सबमिट होगी,
फॉर्म वहाँ पर हो सकता है आपसे ऑनलाइन ही भरवाएं, जो वीज़ा फॉर्म है, ठीक है। तो वीज़ा फॉर्म हो सकता है ऑनलाइन भरवाएं, तो वहाँ पर भर दीजिएगा, नहीं तो पहले से भी आपको VFS क्रोएशिया की साइट पे वीज़ा डी का फॉर्म मिल जाएगा, वो आप घर से भी भर के ले जाइएगा। बट अभी मुझे जो पता लगा है तो उसमें यही है कि वो फॉर्म वहीं पर भरवाते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट की फाइल आप अपने पास रखिएगा, बाकी वो प्रोसेसिंग जो भी होगी वो वहाँ पर करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी फाइल सबमिशन हो गई, बायोमेट्रिक हो गया, और यहाँ पर इस स्टेज में वो आपका पासपोर्ट भी सबमिट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको अपना एड्रेस सही देना है, ईमेल एड्रेस सही देना है, फ़ोन नंबर सही देना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस आते रहें कि आपकी फ़ाइल अभी एम्बेसी पहुँच गई है, आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया है। तो जो भी प्रोसेसिंग है वो आपको मेल या फिर मैसेज के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी, और अब आपको करना है वेट कि आपका वीज़ा पासपोर्ट में वीज़ा स्टैम्प होकर आ जाए, ठीक है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आने में टाइम लगता है 15-20 दिन का, कई बार जल्दी भी हो जाता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि उन लोग कितना टाइम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रोसेसिंग हो गई है कंप्लीट। अब आपको टिकट कटानी है और फिर निकल जाना है क्रोएशिया के लिए। क्रोएशिया पहुँचने के बाद जिस दिन आप पहुँचोगे उसके नेक्स्ट डे ही आपको फिर जाना है पुलिस स्टेशन, जो यहाँ का है, जहाँ पर इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है। तो वहाँ पर आपको जाके उनको बताना है कि भाई हम आ गए हैं, ये हमारा रेजिडेंस कार्ड है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर वो आपको बाकी की प्रोसेसिंग बताएंगे, क्योंकि अभी आपको जो स्कैन कॉपी मिली है, अभी आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कार्ड अभी आपको यहाँ पर आने के बाद मिलेगा। फिर वो आपको बताएंगे कि आपको ये वाला फॉर्म भरना है, फॉर्म 16 भरवाते हैं वो, और प्लस आपको एक चिट देते हैं जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है, लाइक 40 यूरो फी आपसे यहाँ पर लेंगे, आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी। और बस वही आपका सारा कुछ सिग्नेचर स्टैंपिंग वगैरह होगी, बाकी की प्रोसेस वो आपको यहाँ पर गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे करना है। और इसके बाद आपको एक कार्ड बना के वो दे देंगे जो कि टेम्परेरी के लिए होगा, और जो मेन रेजिडेंस कार्ड है वो आपको बन के आएगा आपके लेटर, मतलब कि आपको आएगा 1 महीने करीब लग जाते हैं, वो आपको बाय पोस्ट आ जाएगा आपके एड्रेस में, ठीक है। तो मेन प्रोसेस यही है कि आने के बाद आपको यहाँ पर जाके मूव में जाके इन्फॉर्म करना है कि भाई हम पहुँच गए हैं। जो इमिग्रेशन ऑफिस है, मतलब जो भी यहाँ पर RTRC कार्ड में होगा उसको पता है कि इमिग्रेशन ऑफिस कहाँ पर है, जहाँ पर इमिग्रेशन वाला काम होता है, तो वहीं जाके आपको बस इन्फॉर्म कर देना है। और बस इसके बाद वो बाकी प्रोसेसिंग, कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, वो आपको सब कुछ गाइड करते रहेंगे। तो जब आप यहाँ आ गए हो ना, इसके बाद कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने ऑलरेडी रेजिडेंस कार्ड बनवा के आए हो, तो बाकी प्रोसेसिंग वो आपसे करवा ही लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। बीच में वीडियो पॉज कर करके डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मुझे लगता है कि जितना मुझसे हो सका, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसके हिसाब से मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोसेस में आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोल है इसमें क्रोएशियन एम्बेसी का, जो कि इंडिया में है, और वो रिस्पॉन्स इतना जल्दी नहीं करती है। तो अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं ना, तो मेल को बार बार भेजना पड़ सकता है एज अ रिमाइंडर आपको उनको, जब तक वो रिप्लाई नहीं करते। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप बार बार मेल देखते रहो जो भी आपको एम्बेसी से आ रही है, ताकि आप ना उनका जैसे ही उनका मेल आया उसके तुरंत में आप रिस्पॉन्स दो, ताकि आपका मेल ना नीचे ना चला जाए। लेकिन उनके मेल बॉक्स में ऐसा ना हो कि आपको उन्होंने भेजा है वो बहुत मतलब ऐसा, तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, मेल अपना चेक करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप इसके लिए एक अलग से मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप स्पेसिफिकली आप उसको एम्बेसी को मेल भेजने और ये वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए उस मेल आईडी को रखिए, और उसमें ही मेल आया और उसी के थ्रू आप मेल भेजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा।